हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा चैनल शिव गीतिका अध्ययन पर। और हम आज करने वाले हैं 2025 के जो PYQs हैं उनको। ठीक है, 2025 के जो PYQs हैं उनको मैं कराने वाली हूँ। अभी जो आपका 19 अगस्त को सुबह 9 बजे जो है एग्ज़ाम है काव्यांग विवेचन BAHLN 220 का। कौन सा? BAHLN 220 का जो सुबह 9 बजे आपका एग्ज़ाम है उसमें उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये 2025 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए, शॉर्ट में मैंने आपको नोट्स बनाकर समझाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ। अभी साइट पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, वो हैंग होके चल रही है, तो पेपर्स डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि PYQs का क्या महत्व है। और ये पेपर सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड अभी एक पेपर मिलते भी नहीं हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कमेंट करने से मेरे चैनल की रीच बढ़ जाती है यूट्यूब पर, तो आप लोग कमेंट भी ज़्यादा कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो सहज भी पहुंच जाए। शेयर एंड केयर। देखिए, जो दयानंद सरस्वती जी थे वो क्या कहते थे, हमें हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहिए और सबके विकास के विषय में सोचना चाहिए। तो वही मैं भी बिलीव करती हूँ। मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, बहुत मेहनत से ये वीडियो ला रही हूँ। तो आप भी मेरी मेहनत को चारों दिशाओं में फैला दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट अवश्य ही कीजिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2025 में आया हुआ है। तो रस के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट कीजिए। क्या है? रस के प्रमुख तत्वों को हमें स्पष्ट करना है। ये देखिए, ये मैंने मेन ये हेडलाइंस और शॉर्ट में यहाँ लिखा है। आपको इन्हीं चीज़ों को इलेबोरेट करके आना है, लेकिन ये जो लाइन डायग्राम है मेरे बच्चों, ये आपको ज़रूर बना के आना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोगों को चाहिए कम से कम 75% मार्क्स। ठीक है, एक ये इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा इस तरीके से बुलेट्स में लिख के आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से ज़्यादा आपको ये देखिए ऐसे लाइन डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो देखिए रस को हम लोग देख लेते हैं। रस रस को आप कितने पार्ट्स में देखिए कैसे डिवाइड करके समझाया हुआ है। रस विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। क्या? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, ये मुख्य तत्व है, रस निष्पत्ति के घटक हैं। क्या है? ये मुख्य तत्व हैं और रस निष्पत्ति के घटक हैं। तो जो विभाव होता है, विभाव क्या होता है? देखिए, विभाव होता है रीज़न, यानी कि कारण, यानी कि आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन। अच्छा, अनुभाव क्या होता है? परिणाम या रिजल्ट किसी चीज़ का। तो ये दो तरीके के होते हैं, शारीरिक और वाचिक। अब तीसरा जो पार्ट है इसका, जो घटक है रस निष्पत्ति का, वो है व्यभिचारी भाव। तो ये क्या होता है? ये संचारी होते हैं और ये 33 टाइप्स के होते हैं, 33 प्रकार के। अब चौथा घटक है हमारा स्थायी भाव यानी मूल भाव। ये 8 प्रकार का होता है मेरे बच्चों। अब इनकी हम थोड़ी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं, और यही 19 नंबर में आएगा, आपको इलेबोरेट करके आना है। ठीक है, इसी चीज़ को देखिए हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या: विभाव वे कारण हैं जो भाव को प्रकट करते हैं, जो भाव को उत्पन्न करते हैं। विभाव वे कारण हैं जो भाव उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर कहीं बच्चों मृत्यु हुई है तो करुण रस का जो है, या विरह हुआ है, किसी का पति मान लो फौज में चला गया है या मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो वहाँ पर करुण रस का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। जब किसी महिला को जो है संतान की प्राप्ति होती है, वहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति होना एकदम नॉर्मल बात है। कहीं करगिल का युद्ध जैसे युद्ध चल रहे हैं मान लो, वहाँ जुगुप्सा या वीर रस ऐसी चीज़ है, जैसे जहाँ लाश शत विक्षत शव पड़े होंगे तो वहाँ जुगुप्सा आना स्वाभाविक है। और जहाँ सैनिक वीरता से लड़ रहे होंगे, या जैसे ये आता है कुमार संभवम में, जब ताड़कासुर का कुमार कार्तिकेय से युद्ध होता है, तो जैसे स्वाभाविक ही है, युद्ध हो रहा है तो वीर रस आएगा ही आएगा। अच्छा, अनुभाव भावों की बाह्य अभिव्यक्ति है। जैसे अनुभाव क्या हुआ? परिणाम, रिजल्ट, कि भाई जैसे युद्ध हो रहा है तो हमारे जो बाहें हैं
वीर रस की उत्पत्ति से हमारी बाहें जैसे फड़फड़ाने लगी। वाचिक, हम क्रोध में जो अपोजिट पार्टी है उसको कुछ कुछ बोलने लगे, उसको ललकारने लगे। तो अनुभाव भावों की बाह्य अभिव्यक्ति है। अब आया तीसरा व्यभिचारी भाव यानी संचारी, ये होते हैं 33 प्रकार के। तो व्यभिचारी भाव जो होते हैं ये क्षणिक होते हैं, जो स्थायी भाव की सहायता करते हैं। ठीक है, स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के संयोग से परिपक्व होते हैं, तब जा कर के रस की निष्पत्ति होती है। जो चौथा है हमारा मूल भाव 8 प्रकार का, ये कब आता है? जब स्थायी भाव जब विभाव, स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव व संचारी भावों के साथ परिपक्व होते हैं। ठीक है, ये जो है ये इन तीनों के साथ में जब परिपक्व होते हैं, संयोग से इन तीनों के, इनके मिलन से, तब रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, समझ में आए रस निष्पत्ति के घटक? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और स्थायी भाव मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छा अगला है अब हमारा श्रृंगार रस। के लिए हम उदाहरण से समझ लेते हैं मेरे बच्चों। जैसे श्रृंगार रस है मान लो, तो इसमें विभाव क्या हो गया? नायक नायिका बसंत ऋतु, मतलब जिनके कारण ये भाव आगे चल के उत्पन्न होंगे। अनुभाव क्या हुआ? कारण या परिणाम। ठीक है, विभाव क्या होता है? कारण, रीजन। अनुभाव क्या होता है? परिणाम, शारीरिक और वाचिक। तो क्या होगा इसमें? स्मित, चितवन और रोमांच, ये अनुभाव हो गया, ये रिजल्ट हो गया। व्यभिचारी भाव क्या हुए? जो ये टेम्परेरी टाइप के होते हैं, संचारी और 33 प्रकार के। तो ये क्या है? ये क्षणिक होते हैं और स्थायी भाव की सहायता करते हैं। जैसे उत्कंठा हो गई, लज्जा आ गई नायिका को, या बहुत खुशी हो गई नायक को देखकर, ये हो गया व्यभिचारी भाव। ठीक है, अच्छा स्थायी भाव इसका क्या हो गया? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमेशा होता है रति। तो इस तरीके से आपको, अगर आप लोग डायग्राम जो है बना कर के आएंगे मेरे बच्चों, तो आप सोचो कि आप लोगों को जो टीचर हैं वो मार्क्स देंगे क्यों नहीं, बताइए। देखिए टीचर के कलम से तो जो मार्क्स होंगे ना, वो ऐसे करके टपकने लगेंगे। और 75% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब हम इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दूसरा है हमारा नायक भेद के विभिन्न आधार स्पष्ट कीजिए। दूसरा PYQ हमारा क्या है? नायक भेद के ऊपर। ठीक है, तो देखो नायक भेद विभिन्न आधार, नायक भेद के विभिन्न आधार क्या क्या है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो नायक भेद स्वभाव के आधार पर, गुण के आधार पर और अवस्था के आधार पर, नैतिकता के आधार पर और संबंध के आधार पर होते हैं। ठीक है, कितने हो गए ये? कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो नायक टोटल कितने टाइप के हो गए यहाँ पर? 5 टाइप के। ठीक है, समझ में आई बात? अब ये क्या क्या है ये देख लेते हैं हम। तो देखिए स्वभाव के आधार पर, सबसे पहले है स्वभाव के आधार पर कौन कौन से हुए हमारे? धीरोदात्त, कौन सा? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उद्यत। ठीक है, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उदात्त, ये 4 टाइप्स के हो गए आपके नायक। अब है गुण के आधार पर, तो गुण के आधार पर ये होते हैं टोटल 3 टाइप्स के। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम, मध्यम और अधम। अब अवस्था के आधार पर देखिए अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट। कौन कौन से हो गए? देखिए अनुकूल, अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट। नैतिकता के आधार पर तो पवित्र और कपटी। संबंध के आधार पर पति और परपुरुष। ठीक है, अब इनकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो हमारा लाइन डायग्राम है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आपको लाइन डायग्राम आप बना के आएंगे, एक तो इससे रिवीजन बहुत ज़्यादा इजी होगा, और दूसरा टीचर को भी आप समझा पाएंगे। ये भी टीचर में भी देखिए एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए भी आपको प्रेजेंटेशन जो है बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से ये भी एक तरीके की मार्केटिंग है। आप बेच रहे हैं अपनी कॉपी, अपना ज्ञान टीचर को, तभी और जब वो आप बेच पाएंगे तभी वो आपको अच्छे मार्क्स देना है। केवल दिमाग में ज्ञान रखने से कुछ नहीं होगा, वो आपकी कॉपी में दिखना भी चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखो आगे व्याख्या, इनकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या होती है व्याख्या इनकी? कि नायक की प्रकृति
गुण, अवस्था, जैसे यहाँ स्वभाव के आधार पर था या इसी को हमने प्रकृति कहा है। गुण, अवस्था, नैतिकता और संबंध के आधार पर भेद किए जाते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 5 प्रकार के नायक होते हैं। ठीक है, इन भेदों से काव्य में नायक का चरित्र और व्यवहार स्पष्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं धीरोदात्त नायक। ठीक है, धीरोदायक दात्त जो नायक होता है वो कैसा होता है? जो वीर, उदार, धर्मनिष्ठ, क्षमाशील और लोक हितैषी हो। कैसा हो? वीर हो, उदार हो, धर्मनिष्ठ हो, क्षमाशील हो और लोक हितैषी हो। ठीक है, अब आप इसमें कह सकते हैं भगवान राम को आप कह सकते हैं वो धीरोदात्त नायक है रामचरितमानस में। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं प्रतिभा काव्य। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा 2025 का, क्या है कि प्रतिभा काव्य हेतु पर विचार कीजिए। किस पर? प्रतिभा काव्य हेतु पर विचार आपको करना है। तो ये अगेन दोबारा से ये लाइन डायग्राम बनाना आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिभा के प्रकार, 3 प्रकार हैं प्रतिभा के: सहजा प्रतिभा, अध्यासजा प्रतिभा, उत्प्रेक्षित प्रतिभा। कौन कौन सी? सहजा प्रतिभा, अध्यासजा प्रतिभा और कौन सी है? उत्प्रेक्षित प्रतिभा। उत्प्रेक्षित प्रतिभा। अब सहजा प्रतिभा क्या है? जो जन्मजात या स्वाभाविक काव्य शक्ति है, भगवान ही देकर भेजते हैं। अध्यासजा प्रतिभा, अध्ययन अध्याय से उत्पन्न शक्ति। भाई आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे आपका जो शब्द समुदाय है वो अच्छा होगा, आप कवियों को सुनेंगे तो अपने आप काव्य का गुण धीरे धीरे विकसित होता है। उत्प्रेक्षित कविता क्या हुई? ये हुई अनुभव, परिवेश व संस्कारों से विकसित होती है। किस किस से? अनुभव, परिवेश व संस्कारों से विकसित होती है मेरे बच्चों ये। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? हाँ, तो हम देख लेते हैं व्याख्या। प्रतिभा वह शक्ति है जिससे कवि नवीन व मौलिक काव्य की रचना करता है। सहजा प्रतिभा मूल होती है, अध्यासजा उसे परिष्कृत करती है। मतलब हम जब मेहनत करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, भाई भगवान ने तो लाकर दिया है हमें ये स्किल, लेकिन ये प्रतिभा, ठीक है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं? परिष्कृत करते हैं। पढ़ते हैं अलग अलग कवियों को, पाश्चात्य पोइट्री भी पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की संस्कृत साहित्य भी पढ़ते हैं, तब हमारी जो ये काव्य है हमारा ये परिष्कृत हो जाता है। अच्छा, और जो उत्प्रेक्षित प्रतिभा है वो क्या करती है? वो उसे दिशा देती है। हमारी आप देखेंगे कालिदास के ऋतु संहार और जो उनकी बाद की रचनाएं हैं, जैसे कि कुमार संभवम है, ठीक है, या मेघदूतम है, तो इनमें आपको खुद ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़े अंतर नज़र आएगा। यानी कि कवि की खुद के काव्य में भी अनुभव के साथ साथ परिष्कार होता जाता है और परिवेश के कारण। ठीक है भाई, अलग अलग काव्य सम्मेलनों में मान लो कवि जाएगा तो क्या परिष्कृत नहीं होगा? वो बिल्कुल होगा। तो अनुभव, परिवेश व संस्कारों से यह विकसित होता है। तो निष्कर्ष है प्रतिभा के बिना काव्य में मौलिकता संभव नहीं। तो और यह है काव्य की आत्मा है। समझ गए आप लोग? प्रतिभा के बिना देखो, अगर आपको ईश्वर ने ही ये प्रतिभा खुद से ही नहीं दी है तो आप मौलिक रचना तो लिख ही नहीं सकते हैं। और मौलिकता क्या है? यह काव्य की आत्मा है। अब हम अगला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है काव्य प्रयोजन व के संदर्भ में मम्मट के मत पर विचार कीजिए। ठीक है, तो मम्मट के विचार को हमें पढ़ना है काव्य प्रयोजन के विषय में। देखिए, मम्मट के अनुसार काव्य के 3 प्रयोजन होते हैं। क्या क्या है ये? क्या क्या है ये? हम देख लेते हैं ये। अच्छा ठीक है, देखो काव्य प्रयोजन इस तरीके से लाइन डायग्राम हम लोगों को बना करके आना है। कैसे कि ये 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। देखो कैसे कि श्रवण सुख, 3 प्रयोजन है। एक तो श्रवण सुख, शिक्षा, उपदेश, लोकोपकार, हित। क्या? श्रवण सुख यानी आनंद जो मिलता है हमें, शिक्षा, उपदेश दूसरा है, तीसरा लोकोपकार, हित। ठीक है, तो श्रवण सुख क्या हो गया? काव्य सुनने पढ़ने से एक आनंद की अनुभूति हमें होती है।
आनंद की प्राप्ति होती है। शिक्षा उपदेश क्या हुआ, काव्य के माध्यम से नीति धर्म आचार्य की शिक्षा। लोकोपकार क्या हो गया, हित क्या हो गया, काव्य लोक हित में मानवता का कल्याण करे। जैसे आप रामचरितमानस देखते हैं तो उससे समाज में रहने के, राज धर्म के, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को, एक पिता को, एक माता को, ठीक है, एक भ्राता को, ये सब कैसे होने चाहिए, सब दिखाया गया है। तो काव्य लोकहित में मानवता का कल्याण भी करता है। इस तरीके से इनकी एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या देख लेते हैं। तो मम्मट ने काव्य प्रकाश में, मम्मट जी का ग्रंथ है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, काव्य प्रकाश में काव्य के 3 प्रयोजन बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, श्रवण सुख, शिक्षा और लोकोपकार। काव्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षाप्रद और हितकारी भी है। अब इसी को इलेबोरेट करके आपको लिख के आना है। निष्कर्ष हमेशा लिख के आना है। और भूमिका आपको अगर 8 नंबर का है तो 8 नंबर में इसको थोड़ा कम इलेबोरेट करना है, 19 नंबर का है तो 19 नंबर में ज़्यादा इलेबोरेट करना है। ठीक है, तो निष्कर्ष हो गया, काव्य का उद्देश्य आनंद, शिक्षा और लोक मंगल है। अगला PYQ हमारा ये देख लेते हैं हम, है भारतीय काव्य शास्त्र की प्रकृति विषय पर विचार करें। काव्य शास्त्र की प्रकृति क्या है, इस विषय पर हमें विचार करना है यहाँ पर बच्चों। तो देखिए एक चित्र के द्वारा ये बनाया गया है, प्रकृति लिख दिया, काव्य शास्त्र की प्रकृति है ये। किसकी प्रकृति है ये, काव्य शास्त्र की। आप प्रकृति की जगह यहाँ काव्य शास्त्र प्रकृति भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या क्या है यहाँ पर ये देख लेते हैं हम। देखो प्रकृति, भारतीय काव्य शास्त्र की प्रकृति हो गई ये। अच्छा, उसके बाद में क्या क्या है इसमें हम देख लेते हैं। भाव प्रधान, धार्मिक नैतिक, अनुभव प्रधान और सामाजिक सांस्कृतिक। तो 4 प्रकार की प्रकृति हो गई भारतीय काव्य शास्त्र की। भाव प्रधान यानी भावों और रसों पर इसमें बहुत ज़्यादा विशेष ही बल है बच्चों। अगला हो गया हमारा धार्मिक नैतिक यानी धर्म नीति लोक मंगल पर आधारित। अब है अनुभव प्रधान, मानवीय अनुभवों का साहित्य में चित्रण। और सामाजिक सांस्कृतिक, समाज संस्कृति और परंपराओं का प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसको ही आपको इलेबोरेट करके आना है। छोटी छोटी व्याख्या मैंने यहाँ दे दी है। देखिए भारतीय काव्य शास्त्र का केंद्र रस और भाव है, जैसे यहाँ हमने लिखा ही है, भावों और रसों पर विशेष बल है, भाव प्रधान। यह मानव के आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक पक्षों को उभारता है। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल कला नहीं बल्कि लोक मंगल और संस्कृति संरक्षण भी है। ठीक है, अच्छा अब इन्हीं चीज़ों का अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं PYQ में। शब्द दोष पर विचार करें। शब्द दोष पर विचार करें मेरे बच्चों। तो देखिए शब्द दोष परिभाषा एवं प्रकार। मुख्य प्रकार क्या क्या होते हैं, देखिए ये प्रकार हम बाद में देखेंगे। अभी तो विचार करना है तो पहले देख लेते हैं आखिर शब्द दोष जो होता है वो होता क्या है। देखिए वे दोष जो शब्दों के स्तर पर होते हैं और काव्य की मधुरता व स्पष्टता को नष्ट करते हैं, समाप्त करते हैं, वो होते हैं शब्द दोष। और मेन टाइप्स ऑफ शब्द दोष क्या क्या हैं, मुख्य प्रकार अशस्त्र, अपशब्द, विराम, पुनरुक्ति, देशज शब्दों का अनुचित प्रयोग। ठीक है, अच्छा अब इसी की व्याख्या देख लेते हैं। शब्द दोष से काव्य की शोभा नष्ट होती है। उचित, शुद्ध, सुबोध और मधुर शब्दों का प्रयोग काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। उदाहरण अश्लील, दुर्बोध और अशुद्ध या अत्यधिक पुनरुक्ति वाले शब्द दोष हैं। कौन कौन से, एक तो दुर्बोध, अश्लील, अशुद्ध और अत्यधिक पुनरुक्ति वाले शब्द। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं मेरे बच्चों, क्या है कि अभिधा शक्ति पर टिप्पणी करें। ठीक है, ये देखिए लाइन डायग्राम है और शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। इसी को 8 नंबर का आए तो 8 नंबर के हिसाब से, 19 नंबर का आए तो 19 नंबर के हिसाब से इलेबोरेट करके आपको लिख के आना है। तो शब्द शक्ति, इन्होंने अभिधा शक्ति पर टिप्पणी करे बोला है। तो देखिए शब्द शक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कौन कौन सी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा क्या होती है, मुख्य शक्ति होती है, लक्षणा गौण शक्ति होती है, व्यंजना व्यंजक शक्ति होती है। तो समझ लेते हैं। देखिए अभिधा मुख्य शक्ति, ठीक है, शब्द का सीधा मूल अर्थ बताने की शक्ति हो गई अभिधा।
भाई जो अर्थ है मेन उसी में हमारी बात हो रही है, तो ये हो गई अभिधा। ठीक है। दूसरी हो गई लक्षणा गौड़ शक्ति, मुख्य अर्थ के से संबंध रखकर दूसरा अर्थ ग्रहण करने की शक्ति। मतलब जो हम कह रहे हैं उससे थोड़ा संबंध तो है लेकिन थोड़ा दूसरा भी अर्थ आ रहा है, ये हो गई लक्षणा। अब व्यंजना देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये। शब्द वाक्य से निहित गूढ़ अर्थ प्रकट करने की शक्ति, शब्द वाक्य से निहित गूढ़ अर्थ प्रकट करने की शक्ति। जैसे वो जो कबीर का जो उदाहरण मैंने सुबह वाले वीडियो में भी दिया था, काव्य के जो लक्षण है उसमें वो जो था कलियन वाला, कलियन फूली फूली चुग लिए कली काली हमारी बार में। मतलब ये है कि माली आता है और कलियों को चुन लेता है, तब फूलों को चुन लेता है, तब कलियां क्या सोचती हैं, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो वहाँ क्या है कि फूले फूले यानी कि जब वयस्क अवस्था आती है इंसान की तो मृत्यु आती है, तो माली एक तरीके से मृत्यु है। ठीक है। और अभी कली है, कल को वो फूल बन जाएंगे, तो कितना गूढ़ अर्थ है वहाँ पर। तो यहाँ है व्यंजना, शब्द वाक्य से निहित गूढ़ अर्थ प्रकट करने की शक्ति। व्याख्या देख लेते हैं। अभिधा शब्द की मुख्य शक्ति है जो शब्द का प्रचलित अर्थ देती है। जैसे गाय चल रही है, यहाँ गाय का मूल अर्थ ही लिया गया है। बिना अभिधा के अन्य शक्तियाँ कार्य ही नहीं कर सकती। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला PYQ देख लेते हैं बच्चों। तो ये क्या है, बिंब पर टिप्पणी करनी है हमें। किस पर टिप्पणी करनी है, बिंब पर। ये भी बार बार जब आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं तब बार बार ये अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति आती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए कि आखिर ये होती क्या है। भाई बिंब पर अब हम टिप्पणी कर लेते हैं, तो बिंब की परिभाषा देख लेते हैं और उसकी विशेषताएं। कैसे, छोटे से लाइन डायग्राम में मैंने ऐसे ही आपको नोट्स बनाने चाहिए या इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी आगे एग्ज़ाम में तैयारी करने में। शॉर्ट में आप रिवीजन कर पाएंगे। देखिए, तो बिंब क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा एवं विशेषताएं। कवि की कल्पना द्वारा पाठक श्रोता के मन में होने वाला दृश्य, चित्र या मानसिक रूप ही बिंब कहलाता है। क्या, कवि की कल्पना जो होती है उसके द्वारा पाठक श्रोता के मन में उत्पन्न होने वाला दृश्य, चित्र या मानसिक रूप ही क्या कहलाता है, बिंब कहलाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, दृश्यात्मकता, संवेदनात्मकता, मौलिकता, स्पष्टता और गहनता। क्या क्या है, दृश्यात्मकता, संवेदनात्मकता, मौलिकता, स्पष्टता और गहनता। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बिंब काव्य को सजीव, प्रभावशाली, आकर्षक बनाते हैं। यह पाठक के मन में चित्र उकेरते हैं और भावों को तीव्र बनाते हैं। क्या करते हैं, देखिए एकदम सजीव कर देते हैं, किसी भी काव्य को प्रभावशाली बना देते हैं, आकर्षक, अट्रैक्टिव, और पाठक के मन में एकदम चित्र बना देते हैं, जैसे आपके सामने कोई चलचित्र चल रहा हो, और भावों को एकदम तीव्र बना देते हैं, जैसे चांद सा मुख और कमल नयन आदि। ठीक है ना मेरे बच्चों। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा है ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को इसके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट खींचें, चाहे आप इसको बार बार लूप में चला के देखें, आपको इसको याद कर लेना है। और इसी तरीके से लाइन डायग्राम आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बना के आने हैं। लाइन डायग्राम तो अगर आप बना के आते हैं, तो चाहे आपकी बैड हैंड राइटिंग है, चाहे आप कम लिखते हैं, लेकिन इस तरह बनाते हैं तो आपके 100% जो है मार्क्स आने के चांसेस बन जाते हैं। तो 75% का जो लक्ष्य है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य ही कीजिएगा इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया।